आज अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकेज ऑफ डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट्स विद द हेल्प ऑफ restriction endonucleases to isolate it and then insert it in another DNA molecule at a desired position. This new DNA molecule is recombinant DNA and this technique is called genetic engineering. मीन जो अपन ने डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक साइट से कट किया है, किसकी सहायता से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से। फिर उसको आइसोलेट किया है और आइसोलेट करने के बाद में अपन ने उसको दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के एक डिजायर्ड पोजीशन पे उसको इंसर्ट किया है। डिजायर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करने के बाद में जो डीएनए मॉलिक्यूल बना है वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यह जो तकनीक या टेक्निक काम में ली जाती है वो कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, या अपन यूँ कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड देन replicated and expressed by that other organism. मीन अपन ने जेनेटिक मटेरियल है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया है और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिर उसका रेप्लिकेशन होगा और उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। तो वो क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसने था? तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज मेड बाय पॉल बर्ग नाम के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने SV40 वायरस और लैम्ब्डा फेज की डीएनए को कंबाइन करके फिर इनको ट्रांसफ़र किया था किसमें? ई कोलाई में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था 1980 में। फिर इसके बाद में 1973 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और देखा कि यह रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल है वो दूसरे होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उसको क्या किया जा सकता है? क्लोन। अब जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसका मेन एस्पेक्ट क्या है? तो एम या जिसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो द मेन एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द डीएनए क्लोनिंग। अब ये डीएनए क्लोनिंग क्या होती है? तो डीएनए क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंगल एंसेस्ट्रल डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब एक ही सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बहुत सारी मात्रा में आइडेंटिकल कॉपीज या हूबहू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाना क्या कहलाता है? डीएनए क्लोनिंग। अब ये डीएनए क्लोनिंग है, उसका अपन अगर ओवरव्यू देखें डायग्रामेटिकली तो सबसे पहले अपने को डीएनए क्लोनिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सोर्स ऑर्गेनिज्म, जिससे अपने को जीन ऑफ इंटरेस्ट या अपने को टारगेट डीएनए क्या करना है? आइसोलेट। तो सबसे पहले अपन सोर्स ऑर्गेनिज्म लेंगे। जैसे सोर्स ऑर्गेनिज्म अपन बात करें, जैसे मान लो कि अपने को कोई इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जीन है, वो अपनी क्या हो गई? टारगेट जीन। अब ये इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जीन है, जैसे बीटी जीन है, वो एक इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जीन है, वो किस में पाई जाती है? बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में। अब उस जीन को अपने को आइसोलेट करना है, तो उसको आइसोलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले उसको एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में अपन उसको क्या कर लेंगे? उसके डीएनए को या उस जीन को क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। अब आइसोलेट करने के बाद में इसको किसी दूसरे वेक्टर के साथ में अपन क्या करेंगे? लाइगेट करेंगे। लाइगेट करने से पहले अपन जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अपन ने टारगेट जीन को आइसोलेट किया था,
उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अपन कोई क्लोनिंग वेक्टर होता है उसको भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से ट्रीट करेंगे, जिससे अपन उसका कुछ पार्ट क्लोनिंग वेक्टर का क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये वाला पार्ट है वो अपना वेक्टर डीएनए रह जाएगा और ये उसका वेक्टर डीएनए का एक्साइज सेगमेंट हो जाएगा। जब इसमें से कुछ पार्ट क्लोनिंग वेक्टर में से रिमूव कर देते हैं, उसके बाद में अपन जो टारगेट डीएनए हैं और जो अपना क्लोनिंग वेक्टर हैं उन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। टारगेट डीएनए लाइगेटेड विथ क्लोनिंग वेक्टर टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसकी सहायता से लाइगेट करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से। अब ये आपका क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये तो हो गया आपका क्लोनिंग वेक्टर और ये हो गया आपका टारगेट डीएनए, मतलब ये एक तरह का क्या हो गया, हाइब्रिड। अब अपन इसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, होस्ट सेल के। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर या जिसको अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको अपन किस में इंट्रोड्यूस करवा दिया, होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में उसमें तीन प्रकार के अपने को सेल्स प्राप्त होती है। एक होती है जिसमें अपने का ट्रांसफॉर्म सेल है और रिकॉम्बिनेंट है। इसमें अपन यहाँ पे होस्ट सेल है वो कौन सी सेल ले रहे हैं, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को अपन ने जो होस्ट यूज किया, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया खुद का ओन क्रोमोसोमल डीएनए है और ये आपका इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हो गई आपका ट्रांसफॉर्म सेल और रिकॉम्बिनेंट। दूसरी एक सेल अपने को ऐसी प्राप्त हुई जो ट्रांसफॉर्म्ड तो थी लेकिन क्या थी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब इसमें देखो आपका क्लोनिंग वेक्टर है वो इंसर्ट हो गया लेकिन इसके साथ में रिकॉम्बिनेंट मतलब आपका टारगेट डीएनए नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्म है लेकिन कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। थर्ड सेल आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मर सेल, मतलब केवल उसमें अपने को बैक्टीरियल सेल ही प्राप्त होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल नहीं होगी। अब अपने को केवल सेलेक्ट करना है जो ट्रांसफॉर्म सेल हो और क्या हो, रिकॉम्बिनेंट हो। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉम्बिनेंट सेल, देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म सेल। क्योंकि अपने को मल्टीपल क्या प्राप्त करनी है, कॉपीज। जो अपन ने डीएनए क्लोन किया उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करनी है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म सेल की क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद में ये अपने मल्टीपल कॉपीज हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक बेसिक मेथड है जो अपन किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी एनिमल सेल को या किसी प्लांट सेल में कोई जीन इंसर्ट करवाना है या कोई इंसुलिन बनाने वाली जीन है वो ह्यूमन में इंसर्ट करवानी है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे प्राप्त की जाती है, डीएनए क्लोनिंग के द्वारा। अब डीएनए क्लोनिंग में या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन सी आपके तो the concept of genetic engineering was the outcome of two very significant discoveries in the bacterial cell। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका इम्पोर्टेंट रोल कब से पता हुआ या कब से जानकारी हुई, जब बैक्टीरिया में दो सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई। किस किस की, एक तो उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल का पता लगा जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपको पता है क्या होता है कि प्लाज्मिड एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल विच इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट इन द बैक्टीरियल सेल। सेकेंड, presence ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं कि जैसे अपने को कोई, अपन ने बात की ना कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता। जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से क्या करते हैं, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, और दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, मीन आणविक कैंचियाँ। इनको अपन क्या कहते हैं, आणविक कैंचियाँ भी कहते हैं।
तो ये आज आपका हुआ बेसिक टेक्निक जो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में ली जाती है। अब आगे क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो द बायोलॉजिकल टूल्स यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स एंजाइम्स। फर्स्ट क्या है? एंजाइम्स। इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी एंजाइम